सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है समान अधिकार। तो सबसे पहले बच्चों हम इसका पाठ उद्देश्य पढ़ेंगे, यानी कि इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। प्राचीन काल में स्त्रियों और पुरुष को समान अधिकार प्राप्त थे, परंतु समय के साथ साथ हमारी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होती गई, जिसके फलस्वरूप हमारे देश में लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाने लगा। परंतु आजकल के बदलते माहौल में दोनों को बराबर का दर्जा दिया गया है। यानी कि जो प्राचीन काल में क्या होता था, स्त्री और पुरुष दोनों को समान अधिकार दिए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया तो स्त्री और पुरुष में भेदभाव करने लगे। लेकिन आज के समय में क्या होता है, उन्हें बराबर दर्जा दिया गया है, यानी कि अब उन्हें धीरे धीरे बराबर दर्जा दिया जाने लगा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो कि समाज में रहता है। इसकी दो जातियां पाई जाती हैं, लड़का और लड़की। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए दोनों की ही आवश्यकता है। लड़का लड़की एक वाहन के दो पहिए हैं, दोनों साथ मिलकर जीवन रूपी वाहन को चलाते हैं। पुराने जमाने में रूढ़िवादी समाज था। लोग लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक महत्व देते थे। लड़कियों को बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, उन्हें घरों के अंदर रहना पड़ता था। नीचे दी गई कहानी दुनिया को जागरूक करने के लिए एक नई सोच के रूप में लिखी गई है। तो हमें अभी तक क्या बताया गया है कि मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, और इस समाज में दो प्रकार की जातियां पाई जाती है। कौन कौन सी? स्त्री और पुरुष, यानी कि लड़का और लड़की। यानी कि जो समाज है एक गाड़ी है और लड़का और लड़की इस समाज के दो पहिए हैं। तो अगर हम बराबर चलेंगे, बराबर मतलब दोनों को बराबर अधिकार देंगे, समानता देंगे, तो ही वो गाड़ी बराबर चल पाएगी। लेकिन अगर एक में ज्यादा भार पड़ेगा, यानी कि एक को ज्यादा महत्व देंगे, एक को कम महत्व देंगे, तो वो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, यानी कि समानता नहीं होगी, असमानता पाई जाएगी, तो गाड़ी कैसे होगी, लड़खड़ाएगी। तो इसलिए हमें समानता से चलना पड़ेगा। लेकिन पहले के समय क्या होता था, रूढ़िवादी समय में समाज में क्या होता था कि पुरुषों को ज्यादा अधिकार दिया जाता था और लड़कियों को कम अधिकार दिया जाता था। उन्हें बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, घर के काम करवाए जाते थे, उन्हें पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार का भेदभाव लड़कियों के साथ किया जाता था और लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था। तो ये जो कहानी है वो समाज को जागरूक करने के लिए लिखी गई है। तो आइए पढ़ें। नंदिनी रसोई का काम निपटाकर अभी अपनी पुस्तक खोलकर पढ़ने बैठी ही थी कि तभी उसका बड़ा भाई विनय हांफता हुआ कमरे में आ धमका और बोला, नंदिनी, मुझे बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाने के लिए कुछ बना दो। तो हम क्या देखते हैं इस कहानी में, नंदिनी नाम की एक लड़की है जो क्या कर रही है, रसोई में अपना काम निपटाकर जस्ट बैठी है, मतलब पुस्तक खोलकर पढ़ने बैठी थी। तो उतने में क्या होता है, उसका भाई आता है विनय और क्या कहता है नंदिनी से कि धमकाते हुए कि मुझे जल्दी से खाने के लिए दो, मुझे भूख लगी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे नंदिनी और विनय आपस में बात कर रहे हैं और विनय नंदिनी को धमका रहा है और उसकी पुस्तक छीन रहा है। फिर, मुझे अभी पढ़ना है, कल मेरी गणित की परीक्षा है, तुम खुद कुछ बनाकर खा लो ना, नंदिनी बोली और अपनी पढ़ाई करने लगी। तो नंदिनी विनय से बोलती है कि अब उसकी कल परीक्षा है। तो वो यही बोल रही है कि मैं अभी पढ़ रही हूँ, तब तक तुम कुछ बनाकर खा लो। विनय ने उसकी पुस्तक छीन ली और गुस्से से बोला, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं खेल कर आया हूँ और थक गया हूँ, वैसे भी मैं खुद खाना क्यों बनाऊं, भूल गई क्या? दादी माँ कहती है कि घर के काम करना सिर्फ लड़कियों का काम है, माँ का भी यही कहना है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे खाने के लिए कुछ बना दो, नहीं तो मैं माँ से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। फिर हम क्या देखते हैं, विनय उसकी पुस्तक छीन लेता है, जैसे हमें चित्र में भी दिखाया जा रहा है। और वो गुस्से में क्या बोलता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं बाहर से खेल के आया हूँ। और वैसे भी दादी माँ ने उसे क्या सिखाया था कि लड़कियां हैं जो घर का काम करती हैं, तो मैं क्यों खाना बनाऊं, और माँ भी यही कहती है, तो जल्दी से मेरे लिए खाना बनाओ वरना मैं क्या करूंगा, माँ से शिकायत कर दूंगा। तो वो विनय नंदिनी को धमकाता है। यह बात सुनते ही नंदिनी चिढ़ गई और ना चाहते हुए भी अपनी पुस्तक बंद करते हुए बोली, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए सैंडविच बना देती हूँ।
सैंडविच बनाते बनाते नंदिनी सोचने लगी, पता नहीं माँ को ऐसा क्यों लगता है कि घर में काम करना केवल लड़कियों का ही काम है। माँ की इसी सोच के कारण विनय कोई काम नहीं करता, बस मुझ पर अपना हुक्म चलाता रहता है। यह सोचते सोचते अचानक उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने अपने आंसू पोंछे और सैंडविच की प्लेट उठाकर विनय के कमरे की ओर चल दी। फिर हम क्या देखते हैं, अब वो गुस्से से उठ तो जाती है अपनी पुस्तक बंद करके, लेकिन वो यही सोचती है कि माँ को ऐसा क्यों लगता है कि सारा घर का काम लड़कियों को ही करना चाहिए, और जब माँ ऐसा कहती है तो विनय को भी यही लगता है, इसी में वो उसको धमकाता है। तो ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आते हैं और वो सैंडविच बनाकर विनय के कमरे में जाती है। फिर नंदिनी विनय को प्लेट पकड़ाते हुए बोली, इतना सा काम तो तुम भी कर सकते हो। विनय बोला, हाँ सैंडविच तो मैं भी बना सकता हूँ, लेकिन ना तो मेरे पास समय है और ना ही यह मेरा काम है। तो हम देखते हैं कि नंदिनी उसे प्लेट पकड़ाते हुए क्या बोलती है कि इतना सा काम था, ये तो तुम भी कर सकते थे। तो विनय यही कहता है कि हाँ मैं कर तो सकता था, लेकिन उसके पास ना समय है और ना ही उसका ये काम है। तो ये बातें उसके दिमाग में किसने डाली है, उसकी दादी माँ ने, उसकी माँ ने। फिर नंदिनी क्रोध से भरकर बोली, हाँ तुम्हारा काम तो केवल खेलना कूदना और मटर गश्ती करना है, तुम तो उसी में व्यस्त रहते हो, बस मेरे पास ही फालतू समय है। यह कहकर वह पैर पटकती हुई वहां से चली गई। फिर रात को जब नंदिनी की माँ ऑफिस से लौटी और उन्होंने अपनी मदद करने के लिए नंदिनी को आवाज दी, तो नंदिनी चुपचाप आकर माँ का हाथ पटाने लगी। उसे चुप देखकर माँ ने पूछा, क्या बात है नंदिनी, तुम इतनी चुप क्यों हो? क्या तुम्हारी परीक्षा की तैयारी पूरी नहीं हुई? नंदिनी बोली, तैयारी पूरी कैसे होगी? रोज स्कूल से आने के बाद मुझे ही घर के सारे काम करने पड़ते हैं, यहाँ तक कि विनय को खाना तक परोस कर देना पड़ता है। उसे कोई काम करने के लिए कहो तो वह साफ मना कर देता है। फिर हम क्या देखते हैं, नंदिनी विनय से क्रोध में जाकर बोलती है कि हाँ तुम्हारा काम क्या है, सिर्फ खेलना कूदना है, और फालतू काम तो सारा मेरे पास है, सारा घर का काम मैं ही करती हूँ। तो ये सोचते हुए ये कहकर वो कमरे से चली जाती है। फिर रात का जब समय होता है और नंदिनी की माँ जब उसे आवाज लगाती है उसकी मदद करने के लिए, नंदिनी चुपचाप आकर काम करने लगती है। तो वो चुप चुप होती है, तो उसकी माँ उसे पूछती है कि क्या हुआ, परीक्षा की तैयारी नहीं हुई? तो नंदिनी उसे बताती है कि कैसे होगी परीक्षा की तैयारी, स्कूल से आगे सारा काम घर का उसे करना पड़ता है, फिर विनय को खाना भी उसे देना पड़ता है, और विनय को कुछ काम करने के लिए बोलो तो वो साफ मना कर देता है। माँ उसे पुचकारते हुए बोली, बेटा वह लड़का है, भला वह रसोई के काम कैसे कर सकता है, यह काम तो लड़कियों का होता है ना। फिर नंदिनी आश्चर्य से, माँ आपको ऐसा क्यों लगता है? आप स्वयं ऑफिस में पुरुषों के साथ और उनके बराबर काम करती हैं, फिर भी आपको लगता है कि घर के काम करना केवल लड़कियों की जिम्मेदारी है, लड़कों की नहीं। माँ उसे समझाते हुए बोली, बेटा सदियों से ऐसा ही होता आया है। फिर हम क्या देखते हैं, माँ उसे प्यार से बताती है कि बेटा वो घर के काम नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि वो तो लड़का है और लड़के रसोई घर का काम नहीं करते। तो नंदिनी क्या बोलती है अपनी माँ को कि आप भी तो ऑफिस जाके लड़कों के साथ काम करती हो, जो लड़के काम कर रहे हैं वो आप भी कर रहे हो, तो आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि लड़कियों का काम यानी कि जो रसोई घर का काम है वो केवल लड़कियों का है, लड़कों का नहीं। फिर उसकी माँ उसे बोलती है कि ये जो चीजें हैं बेटा वो सदियों से चली आ रही है, यानी कि सदियों से चला आ रहा है कि लड़के जो है घर का काम नहीं करेंगे। माँ की बात सुनकर नंदिनी का हृदय छलनी हो गया। वह बोली, जो सदियों से चला आ रहा है आप भी उसे ही मानेंगी, क्या आप अपनी सोच नहीं बदल सकती? यह कहकर वह अपने कमरे में चली गई। फिर हम यहाँ क्या देखते हैं, हमें एक एनुअल डे का चित्र दिखाया गया है। नंदिनी ने अपने समय की भरपाई पूरी रात जागकर की और अगले दिन उन्नींदी आंखों से परीक्षा देने विद्यालय चली गई। कुछ दिनों बाद नंदिनी के विद्यालय में वार्षिक उत्सव होने वाला था, इसलिए पूरे विद्यालय में वार्षिक उत्सव तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई थी। नंदिनी भी वार्षिक उत्सव में होने वाले नाटक में अभिनय कर रही थी। नाटक में अपनी भूमिका को लेकर वह उत्साहित थी। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे तैसे वो अपनी परीक्षा की तैयारी करती है और अगले दिन एग्जाम देने जाती है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, उसके विद्यालय में वार्षिक उत्सव यानी कि एनुअल डे मनाया जाता है और वो भी उसमें हिस्सा लेती है। और नंदिनी जिस नाटक में हिस्सा लेती है उसकी भूमिका के लिए वो बहुत ही उत्साहित होती है। वार्षिक उत्सव के 2-3
वार्षिक उत्सव के 2 दिन पहले छुट्टी की घंटी बजते ही नंदिनी घर की ओर चल दी। तभी उसे पीछे से अपनी अध्यापिका की आवाज सुनाई दी। नंदिनी मुड़ी तो अध्यापिका बोली, नंदिनी, 2 दिन बाद हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव है, इसलिए आज छुट्टी के बाद हम सब विद्यालय में रुककर नाटक का रिहर्सल करने वाले हैं, इसलिए सबके साथ तुम्हें भी थोड़ी देर तक विद्यालय में रुकना पड़ेगा। अध्यापिका की बात सुनकर नंदिनी दुविधा में पड़ गई। उसने सोचा, अगर मैं स्कूल में रुक गई तो विनय को खाना कौन खिलाएगा, पर दूसरे ही क्षण उसने सोचा, चलो ठीक है, इसी बहाने विनय अपना काम खुद करना तो सीखेगा। फिर हम क्या देखते हैं कि 2 दिन पहले जब विद्यालय की छुट्टी होती है तो उसकी जो अध्यापिका है नंदिनी को क्या बोलती है कि छुट्टी के बाद तुम्हें विद्यालय में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, वार्षिक उत्सव के लिए रिहर्सल कर रहे हैं। तो नंदिनी पहले तो सोचती है कि अगर वो रुक गई विद्यालय में तो विनय को खाना कौन देगा। फिर दूसरी तरफ वो सोचती है कि अच्छा है, मैं रुक जाती हूँ, इसी बहाने विनय अपना काम स्वयं करना सीखेगा। यह सोचकर उसने घर पर फोन करके विनय को अपने देर से लौटने की बात बताई। उसकी बात सुनते ही विनय चिल्ला उठा, क्या, अगर तुम देर से आओगी तो मेरे लिए खाना कौन बनाएगा, और क्या मैं। विनय ने भी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि नंदिनी ने फोन का रिसीवर रख दिया। फिर इधर विनय के पेट में पहले से ही चूहे कूद रहे थे और नंदिनी की बात सुनकर तो उसके होश ही उड़ गए। वह भागा भागा रसोई में गया और खाने की कोई चीज ढूंढने लगा, लेकिन रसोई में केवल कच्ची सब्जियां और अंडे ही दिखाई दिए। यह देखकर वह निराश हो गया। उसने सभी सब्जियों को हाथ लगा लगा कर देखा, लेकिन उसे समझ ही नहीं आया कि वह उन सब्जियों के साथ क्या करे। उसने अंडों की तरफ आशा भरी नजरों से देखा। तभी उसके मन में विचार आया, अरे, इन्हें पकाते कैसे हैं, इन्हें तोड़ना पड़ता है या साबुत ही पकाकर बना लिया जाता है। यही सोच सोचकर वह अंडे उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने एक अंडा उठाया वह उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा। सत्यानाश, यह क्या हो गया, अब मैं इस गंदगी को कैसे साफ करूं, मुझे तो यह साफ करना भी नहीं आता, विनय बोला। फिर हम क्या देखते हैं, अब नंदिनी ने विनय को जब बताया कि वो घर लेट आएगी तो विनय क्या कहता है कि अब मैं क्या खाऊंगा, मेरे लिए तो कुछ है नहीं खाने के लिए। तो वो बहुत ही गुस्सा होता है, लेकिन वो अपनी बात पूरी करने वाला होता है कि नंदिनी फोन रख देती है। तो अब विनय को समझ नहीं आता कि वो क्या खाए, पहले से उसके पेट में चूहे कूद रहे होते हैं। तो जब किचन में जाता है और देखता है कि वहां पे तो सिर्फ केवल कच्ची सब्जियां रखी हुई है, अंडे रखे हुए हैं। वो सब्जियों को उठा के देखता है कि इसे बनाते कैसे हैं, अंडे को देखता है इसको कैसे बनाते हैं। फिर एक अंडा जब वो उठाता है तो उसके हाथ से एक अंडा नीचे गिर जाता है। वहां पे क्या हो जाती है, गंदगी फैल जाती है। तो वो सोचता है, अरे सत्यानाश, अब मैं इसको कैसे साफ करूंगा। उसे तो वो भी साफ करना नहीं आता, क्यों, क्योंकि उसने घर का काम कभी किया ही नहीं होता। तो हम देख सकते हैं चित्र में भी हमें दिखाया जा रहा है कि उसके हाथ से अंडा नीचे टूट के गिर गया है। इसी उधेड़ बुन में काफी समय बीत गया। अब तक विनय भूख से बेहाल हो गया था और उसे बहुत कमजोरी महसूस हो रही थी। वह धम से बिस्तर पर लेट गया, नंदिनी के बारे में सोचने लगा। तभी उसे ख्याल आया, क्यों न वह बाजार से कुछ खरीद कर खा ले, लेकिन उसके पास पैसे तो थे ही नहीं, इसलिए वह आंख बंद करके चुपचाप लेटा रहा। 5 बजे जब नंदिनी घर लौटी तो विनय की हालत देखकर उसे बहुत मजा आया। उसने चुटकी लेते हुए कहा, अरे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारे दोस्त तो बाहर खेल रहे हैं। फिर हम क्या देखते हैं, अब विनय से कुछ बनता तो है नहीं, तो वो क्या करता है, जाके बिस्तर पर लेट जाता है और नंदिनी के बारे में सोचता है, जिससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है। फिर वो सोचता है कि बाजार से जाके कुछ खा लेता हूँ, लेकिन उसको याद आता है कि उसके पास तो पैसे ही नहीं है। तो वो क्या करता है, ये सोचते सोचते आंख बंद करके चुपचाप लेटा रहता है। फिर जैसे ही नंदिनी 5 बजे घर आती है तो वो देखती है, अरे, इसकी हालत तो बहुत बुरी हो रखी है, और उसे ये देखकर बहुत मजा आता है। तो वो उसके मजे लेते हुए बोलती है कि अरे, तुम तो यहाँ लेटे हुए हो, तुम्हारे दोस्त तो बाहर खेल रहे हैं। विनय कमजोर सी आवाज में बोला, मेरे खाने के लिए कुछ बना दो प्लीज। अपने चुस्त और तंदुरुस्त भाई की ऐसी हालत देखकर नंदिनी को उस पर दया आ गई और वह रसोई की ओर चल दी। लेकिन जैसे ही वह रसोई में पहुंची उसकी हंसी फूट पड़ी। उसने जल्दी जल्दी रसोई साफ की और विनय के लिए ऑमलेट बनाकर ले गई। ऑमलेट खाकर विनय ने राहत की सांस ली। वह बोला, धन्यवाद नंदिनी, अगर तुम नहीं आती तो मैं भूख के मारे मर ही जाता।
फिर नंदिनी बोली, अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, यह तो मेरा कर्तव्य है। अभी नंदिनी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि विनय उसका हाथ खींचकर उसे उठाने लगा। अरे अरे, तुम मुझे कहाँ लिए जा रहे हो? नंदिनी ने हैरान होकर विनय से पूछा। रसोई में, आज तुम मुझे खाना बनाना सिखाओगी, विनय बोला। विनय की बात सुनकर नंदिनी हैरान रह गई। शाम को जब माँ घर लौटी तो विनय को रसोई में सब्जी काटते हुए देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने उसके हाथ से चाकू छीनते हुए कहा, तुम यह क्या कर रहे हो? यह तुम्हारा काम नहीं है। फिर विनय चाकू पकड़कर बोला, माँ मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? माँ ने नंदिनी को घूरते हुए पूछा। विनय बोला, बहुत जरूरत है माँ। अगर मैंने पहले ही खाना बनाना सीख लिया होता तो आज भूख से मेरी दुर्दशा ना होती। आज नंदिनी के कारण मेरे प्राण बच गए, वरना मैं भूखा ही मर जाता। फिर हम क्या देखते हैं, अब नंदिनी उसे ऑमलेट बना के दे देती है, लेकिन वो क्या करता है, उसका हाथ पकड़ता है, उसे खींचकर रसोई घर में ले जाता है और क्या कहता है कि मुझे आज तुम खाना बनाना सिखाओ। क्यों? क्योंकि अगर उसे खाना बनाना आता तो आज उसकी हालत ये नहीं होती। तो नंदिनी ये सुनकर बहुत हैरान हो जाती है। फिर उतने में ही जब वो सब्जी काट रहा होता है, वैसे उसकी माँ आ जाती है। वो देखती है, अरे घर का बेटा सब्जी काट रहा है, तो वो उसके हाथ से चाकू छीनकर बोलती है कि अरे तुम ये क्या कर रहे हो, यह तुम्हारा काम नहीं है। तो विनय क्या कहता है कि नहीं माँ, मैं खाना बनाना सीख रहा हूँ। तो वो नंदिनी को घूरते हुए बोलती है कि तुम क्यों सीख रहे हो खाना बनाना? तो विनय यही कहता है कि अगर मुझे आज खाना बनाना आता तो मेरी दुर्दशा इस प्रकार नहीं होती। आज नंदिनी ने मेरी जान बचाई है, वरना मैं तो भूख से मर जाता। माँ हैरानी से विनय की बात सुन रही थी। माँ को हैरान देखकर विनय बोला, माँ आज से मेरी सोच बिल्कुल बदल गई है। मैं समझ गया हूँ कि कोई भी काम लड़के या लड़की का नहीं होता, बल्कि सबको सारे काम आने चाहिए। माँ बोली, हाँ बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। लड़कियों की तरह लड़कों को भी सारे काम करने आने चाहिए। माँ और विनय की नई सोच सुनकर नंदिनी के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। फिर अंत में क्या देखते हैं हम, माँ विनय की बात शांति से सुनती है और समझती है। फिर विनय यही कहता है कि माँ, मैं समझ गया हूँ कि लड़कों को भी सारे काम आने चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल लड़कियां ही सारे काम करें। तो माँ भी ये कहती है कि हाँ, लड़कों को भी लड़कियों की तरह सारे काम आने चाहिए, क्योंकि नहीं पता कि कब कौन सी मुसीबत आ जाए। तो इसलिए हमें सब कामों के लिए तैयार रहना चाहिए। तो इसलिए इस प्रकार से दोनों की सोच बदल जाती है और ये देखकर नंदिनी बहुत खुश होती है। तो इसी के साथ बच्चों, आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।